गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसा जानते हैं कि कल हम लोगों ने थोड़ा सा जैसा मैथनी तक जैसा मैथनी तक थोड़ा पढ़ा था, इसके पहले मैंने बताया कि हम लोगों ने कांग्रेस की VNRTT पढ़ा था। मैं आपको बार बार ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये रिवीजन क्लास चल रही है, आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हो। मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री के केवल 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं और उसमें भी आप लापरवाही मत करो। इस वजह से मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा और इसके बाद फिर हम लोग सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। केवल ये 2 चैप्टर आपको हिस्ट्री में कंप्लीट करने हैं, तो इस वजह से बहुत मेहनत करो। ये 2 चैप्टर आपको 20 मार्क के होंगे, जिसमें से ये 8 मार्क का होगा और 12 मार्क का आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से होगा। तो इस वजह से बेहद कॉन्शियस रहो। तो बातें मैं कर रहा था, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को जो समझाया था वो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि जैसे मैगजीन तक हम आ चुके थे कांग्रेस VNRTT को मैंने समझा दिया था। और VNRTT के बाद बच्चों हम लोग आते हैं कांग्रेस, ये इन 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में। तो इन 3 पर्सनालिटीज़ की आप बुक में फोटो देखोगे तो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम थोड़ा सा समझेंगे जैसा मैगजीन के बारे में, और फिर कैबर के बारे में देखेंगे, और फिर गालवर्दी के बारे में देखेंगे। ये कौन पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, और इनके क्या इन्हें रिवोल्यूशनरीज कहा जाता है। रिवोल्यूशनरीज का मतलब क्या है? रिवोल्यूशनरीज अपने टाइम टू टाइम पे अपनी पोजीशन चेंज करते रहे। जैसे क्या कहते हैं रिवोल्यूशनरीज, जब इंडिया के केस में आते हैं, इंडिया की आज़ादी की लड़ाई के बारे में बात करते हैं, तो रिवोल्यूशनरीज हम किसके कहते हैं? भगत सिंह को कहते हैं, चंद्रशेखर को कहते हैं, जो गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे और गवर्नमेंट को मार के भगा देना चाहते थे, उन्हें हम रिवोल्यूशनरीज कंसिडर करते हैं। एट दैट टाइम, उस समय के बारे में बात करते हैं, तो सुकरात जो कि DC में थे, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, रिवोल्यूशनरीज थे, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में बड़े चेंजेस को लाया। हालांकि उन्होंने मारकाट नहीं किया, किसी सरकार के खिलाफ बगावत नहीं की, लेकिन सोसाइटी में जो हमारे सोसाइटी में जो एक तरीके से बैड इविल्स फैली हुई थी, उनको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश किया अपने रिवोल्यूशनरीज आइडिया से। उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने कोई वार नहीं किया, ये सब कुछ नहीं उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने आइडियाज़, अपने थिंकिंग, अपने विचारों से सोसाइटी के इविल्स को ख़त्म करने की कोशिश किया। और जानते हो बेटा, जब सोसाइटी में वो बहुत बड़ी इविल्स भरी होती है, उन इविल्स को हम हटाते हैं तो भी सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी उसको अपोज करती है। सोसाइटी कहती है हम ट्रेडिशनल रहना चाहते हैं। कोई भी बॉडी, अरे हमारा साइंस का भी तो यही कहता है कि कोई बॉडी चलती है तो चलते ही रहना चाहती है, नहीं रुकना चाहती वो, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, है ना। क्लास 9 में आपको पढ़ाया ही गया है कि कोई बॉडी, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पढ़ाई है, बॉडी चलती है तो चलना ही रहना चाहती है, अगर हम रोकना चाहती है तो हमें धक्का मारती है। तो वैसे ही बच्चों मैं आपको बता रहा था कि इंडिया में सती सिस्टम, जैसे आज जब हम सती के बारे में सुनते हैं, सती सिस्टम के बारे में सुनते हैं, तो हमारे दिल कांप जाते हैं, क्योंकि यार किसी जिंदा लेडी को उसके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था, वो सती सिस्टम था। तो उसका लोग अपोज किए तो लोगों को बुरा लगा, लोगों को लगा कि अरे आप हमारे कस्टम्स में, आप हमारे ये धकार में क्या कहते हैं अपोज कर रहे हो। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय ने जब इसका अपोज किया, राजा राम मोहन राय की क्या नाम भाभी को जब क्या कहते हैं सती होना पड़ा, जगमोहन उनके बड़े भाई थे, उनकी जब डेथ हुई है तो उनकी भाभी जो थी उनको सती होना पड़ा, तो उनको बहुत अजीब से लगा। उनका ये सिस्टम तो गलत है, मैं इसको रुकवाऊंगा। तो लोग, सोसाइटी ने बहुत अपोज किया कि नहीं, ये नहीं रुकना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि हर टाइम तो रिवोल्यूशनरीज थे, जो एक ट्रेडिशनल चीज़ों के खिलाफ बात करें, दैट इज रिवोल्यूशनरीज। तो ऐसी एक रिवोल्यूशनरीज इटली में पैदा होते हैं जिसका नाम था जेसप मैगजीन। ये तीनों जो बंदे आप देख रहे हो बेटा, ये तीनों इटली से रिलेटेड है, तीनों इटली से रिलेटेड है। और इटली जहाँ से पुनर्जागरण की स्टार्टिंग होती है, पुनर्जागरण रेनेसांस पीरियड जो होता है वो इटली से जनरेट होता है। तो ये तीनों बंदे इटली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, चाहे जेसप मैगजीन हो, चाहे गालवर्दी हो, और चाहे ये आपके कैबर। तीनों का रोल देखते हैं कि क्या इनका रोल था। तो जेसप मैगजीन कौन था बेटा? ये एक बहुत बड़े फिलासफर थे, और ये हमेशा उस समय क्या था, पैचवर्क एम्पायर के राजा थे, राजा का अपना एरिया था, कोई मतलब नहीं था देशभक्ति, कोई मतलब नहीं था पब्लिक, कोई मतलब नहीं था नेशनलिज्म, कोई मतलब नहीं था कोई देश, नथिंग इज, राजा ही सब कुछ है। आज भी इंग्लैंड में कहते हैं गॉड सेव आवर किंग, वहाँ का वो है नेशनल एंथम है। तो मतलब राजा ही सब कुछ था। ये पहले, आज के जब हम 17th सेंचुरी में जाते हैं, 16th सेंचुरी में जाते हैं, तो वहाँ पाते हैं क्या, राजा ही सब कुछ था। तो वहाँ पर भी मेरा राजा ही सब कुछ होता था। तो क्या हुआ कि जैसे मैगजीन नेशन स्टेट के बारे में बात करता था, वो अपने टाइम से बहुत आगे था। वो आज के नेशन स्टेट के, जैसे आज क्या है, देश सब कुछ है, देश को चलाने वाला सब कुछ नहीं है। देश का चलाने वाला तो पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होता है। मेन क्या है, किसके नाम पे सब कुछ होता है, दैट इज कंट्री, कंट्री के नाम पे सब कुछ होता है। तो वो जो जैसे मैगजीन था, वो आज के जैसे नेशन स्टेट की बातें करता था। और इसके बाद वो
किंग डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करता था, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करता था। ही ऑलवेज सपोर्ट टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम्स एंड ही वांटेड टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ द इटली। समझा? तो एक ऐसा फिलोसफर था, एक ऐसा थिंकर्स था जिसका नाम जेसप मैचनी था। ठीक है, उसकी इस रिवोल्यूशनरी थिंकिंग की वजह से बेटे इटली में तहलका मच गया। ठीक है, इटली के जो शासक थे, इटली के जो किंग थे, इटली वैसे 9 पार्टों में बटा हुआ था, सार्डिनिया, प्रेडोमिनेंट, लोम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, पर्मा, नेपल्स, रोम। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम आगे कि इटली कितने पार्टों में बटा हुआ था, 7 पार्टों में बटा हुआ था। कौन कहते हैं? सार्डिनिया, प्रेडोमिनेंट, लोम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, पर्मा, नेपल्स, रोम। ये बाद में हम पढ़ेंगे, सब देखेंगे। तो उनके राजाओं में एक तहलका मच गया कि ये क्या यार, ये क्या, मतलब ये तो ऐसी बातें कर रहा है कि हम राजाओं का कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये तो लोगों को भड़का रहा है, लोगों को अस्ट्रे अपने रास्ते से भटका रहा है। ठीक है, हम राजा सिस्टम के, हम किंगडम के खिलाफ जा रहा है। तो इस वजह से बच्चों ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज की वजह से जेसप मैचनी को क्या हो जाता है? देश निकालने की सजा हो जाती है, एक्साइल हो जाता है, एक्साइल कर दिया जाता है। एक्साइल मतलब उन्हें देश निकालने की सजा दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है बच्चों? देश निकालने की सजा दे दी जाती है। किसको, किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा? हम बात कर रहे थे जेसप मैचनी को। जेसप मैचनी को देश निकाले की सजा दे दी जाती है, और देश निकाले की जब सजा दे दी जाती है तो जेसप मैचनी बेटे कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड, और इंग्लैंड में एक सोसाइटी थी कार्बोनरी। क्या नाम था बच्चों? कार्बोनरी। कार्बोनरी नाम की एक सेक्रेट सोसाइटी थी। सेक्रेट सोसाइटी मतलब जो डायरेक्ट सरकार से दुश्मनी मोह लेकर के नहीं, छिप के वार करना। ठीक है, ऐसा कार्बोनरी, जिसे हमारे क्या कहते हैं, भगत सिंह लोगों के जो वो थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, सीक्रेट थे, सरकार को पता चल जाए तो उसी दिन वो सरकार उनको खत्म कर देती। तो इस वजह से क्या कहते हैं, कार्बोनरी नाम के एक सीक्रेट सोसाइटी का जाके मेंबर बन जाता है। कौन बच्चों? जेसप मैचनी। तो याद रखना, वो अपने एग्जाइल टाइम में किसके से मेंबर्स बने? एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम था कार्बोनरी। कहाँ पर? इंग्लैंड। अपना एग्जाइल पूरा करने के बाद जब ये फिर से वापस लौटते हैं, एग्जाइल पूरा करने के बाद फिर से जब बेटे इटली में लौटते हैं, कौन? जेसप मैचनी इटली लौटते हैं अपना ये अपना एग्जाइल टाइम पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो बेटे इटली आने के बाद उन्होंने यंग इटली, क्या नाम? यंग इटली नाम की बच्चों, यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन करते हैं? यंग इटली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि द सोसाइटी फॉर्म बाय मिस्टर क्या नाम? जेसप मैचनी के थ्रू जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई उसका नाम क्या था? तो दैट इज यंग इटली, या यंग इटली। हु इज फाउंडर ऑफ यंग इटली? ठीक है, फाउंडर ऑफ यंग इटली कौन है? तो फाउंडर ऑफ यंग इटली कौन है बच्चों? जेसप मैचनी। ठीक है, जेसप मैचनी फाउंडर ऑफ यंग इटली। आपको तो बिल्ली की सुनाई आवाज आ रही होगी, ये बहुत उद्दंड हो गई है और उद्दंड हो गया है, और भूखा होता है तो बार बार परेशान करता रहता है, आवाज़ करता रहता है। डोंट केयर, उसका एज यूजुअल काम है। तो हम बातें कर रहे थे, तो क्या नाम बच्चों कि यंग इटली। तो यंग इटली का फाउंडर कौन था? याद रखना, एक नंबर क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज फाउंडर ऑफ यंग इटली? तो फाउंडर ऑफ यंग इटली इज जेसप मैचनी। यंग इटली क्या थी? एक रिवोल्यूशनरी थी, लेकिन क्या थी? सीक्रेट सोसाइटी थी। सीक्रेट सोसाइटी, डायरेक्ट गवर्नमेंट से भिड़ के नहीं, सीक्रेट वर्क करना, लेकिन आइडियाज बहुत अलग थे इनके। किसके? जेसप मैचनी के। तो जेसप मैचनी ने लोगों के माइंड को अफेक्टेड किया। ठीक है, क्या हुआ? हम डायरेक्ट किसी को नहीं, हम आपके माइंड में भरेंगे, आपके माइंड में भरेंगे ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। जब हम रोज रोज आपको बताएंगे तो आपके दिमाग में आएगा ये अच्छी चीज़ है, और फिर आपके दिमाग में सेट होगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसी वजह से जेसप मैचनी को माइंड ऑफ इटली भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज अ माइंड ऑफ इटली? क्योंकि उन्होंने अपनी थिंकिंग, अपने विचारों से इटली के या यूरोप के लोगों को अफेक्टेड किया था। ही हैज अफेक्टेड टू द पीपल ऑफ द यूरोप बाय देयर आइडियोलॉजी। दैट्स व्हाई द रीजन ही इज कंसिडर्ड एज अ माइंड ऑफ इटली। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बेटा इतना पढ़ लो, जेसप मैचनी नथिंग एल्स। इसके अलावा जेसप मैचनी से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, इतना मैं बताता चलूँ। ये एक एक पॉइंट के क्वेश्चन नोट करते रहा करो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपके 1 नंबर के 60 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, 100% यहीं से आएंगे। तो बच्चों ये जेसप मैचनी के बारे में बात करते हैं। तो ये जेसप मैचनी के बारे में हो गया। बात कैवर की करते हैं, बात कैवर की करेंगे। तो कैवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कैवर कौन थे। तो हम अभी पढ़ेंगे बिस्मार्क,
या जिन्होंने पिछली क्लासेस किया होगा, मैंने पिछले जब मैंने पहले इसके पहले पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये बिस्मार्क कौन था, फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी। इसे मॉडर्न जर्मनी का फादर कहा जाता है, जिसने पूरी जर्मनी को जर्मनी बनाया यार, वरना जर्मनी थी ही कहाँ। जर्मनी तो 39 पार्टों में बटा हुआ था, हम तो भी उससे कम। खैर हमको जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो 562 तो देसी रियासतें थी, क्या थी, प्रोविंशियल्स थी 562। इतने राजा थे इंडिया में, इतने राजा थे, और 11 अंग्रेजों के स्टेट थे, जिसमें 3/4 थे, यानी 3/4 पार्ट जो था उसमें अंग्रेजों का अधिकार था, और वो उन्होंने 11 स्टेटों में बांट रखा था, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र में, जिसमें से कुर्ग आता है, और इस तरीके से 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र, 4 कमिश्नरी एरिया, 11 स्टेट्स, और ये 562 प्रोविंशियल्स, इतने पार्टों में इंडिया बटा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सोचो कि बहुत मुश्किल था इन सबको एक साथ लेके खड़ा करके एक देश बदलना, और ऐसे महान काम को किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने किया। और उन्होंने जहाँ ज़रूरत पड़ी प्यार से भी बातें किया, और जहाँ ज़रूरत पड़ी आर्मी भी लगाया, आर्मी से भी मदद किया। दैट्स व्हाई द रीजन ही इज कंसीडर्ड एज ए आयरन पर्सन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया की बातें हम कर रहे थे, तो इंडिया को साथ में लेते चलते हैं, हर जगह अपनी देश की कंपैरिजन करते रहते हैं। तो जो तो ऐसे इटली थे, इतने 39 पार्टों में बटा हुआ था, तो ये 39 पार्ट को ज्वाइन करके एक इटली बनाया गया, एक जर्मनी नाम का एक देश बनाया गया। जर्मनी नाम का एक देश बनाया नहीं गया, बना कैसे बना आगे हम पढ़ेंगे। तो वैसे ही इटली से जो इटली है, दैट वाज डिवाइडेड इन 7 पार्ट, और उन 7 पार्ट में एक पार्ट था, क्या नाम था उसका, सार्डिनिया पेडोमेंट। ये इसी की लीडरशिप में वो इटली यूनाइट होता है, और वो सार्डिनिया पेडोमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इटली के फॉर्मेशन में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। सार्डिनिया पेडोमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सार्डिनिया पेडोमेंट। तो वो सार्डिनिया पेडोमेंट के जो किंग थे वो विक्टर एनेमल सेकंड थे, और विक्टर एनेमल सेकंड का जो चीफ मिनिस्टर था, जिनका दिमाग चलता था इस काम में, वो थे कैवर, जिनका नाम पूरा नाम था कैमलो डी केवर। ठीक है, ये कैमलो डी ठीक है कैवर। तो ये क्या कहते हैं, ये शार्ट में उन्हें केवर कहने के नाम से चला लेते हैं, केवर, CAVOUR, जो भी प्रोनाउंस करना चाहो कर लेना। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कमजोर, आई एक्सेप्ट इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ। दैट्स व्हाई द रीजन मुझे हिंदी के वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड हिंदी में बोलने में मजा आता है। जैसे होता है ना कि हिंदी के वर्ड जैसे कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे टीचरों को कह दो, तो टीचरों तो कोई वर्ड ही नहीं होता यार, लेकिन हम बोलते हैं टीचरों को कह दो, ऐसा करते हैं। अरे टीचर्स होता है ना यार, टीचरों क्या होता है, हम उसको हिंदी का प्लूरल बनाते हैं, है ना, बनाते कि नहीं, टीचरों से कह दो। जैसे मतलब हिंदी में प्लूरल बनाने के लिए क्या करता है, लास्ट में बड़ा ओ के मात्रा लगा देते, तो हम टीचर्स में इंग्लिश के वर्ड में ओ की मात्रा लगाते, टीचरों से कह दो कि ये काम कर लें, तो है ना। तो वो ये कल्चर का असर है। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब था, जो कैवर थे, तो कैवर क्या थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ द किसके, विक्टर एनेमल सेकंड, हु वाज विक्टर एनेमल सेकंड, किंग ऑफ सार्डिनिया पेडोमेंट। तो इन्हीं की लीडरशिप में, कैवर की लीडरशिप में पूरी इटली यूनिफाइड होती है, और इटली एक कंट्री के रूप में आता है। वही इटली जहाँ पर भारत के लोग भी अपनी शादी मनाने चले जाते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, और विराट कोहली के साथ कौन गया था, अनुष्का शर्मा, और चाहे वो रणवीर सिंह हो, रणवीर सिंह के साथ कौन गया था, दीपिका पादुकोण ना। तो मेरे कहने का मतलब है वही इटली, उसी इटली के बारे में कहते हैं। तो समझो, ये लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, कैवर का धन्यवाद देना चाहिए, ये कह के धन्यवाद देना चाहिए कि कैवर जी आप नहीं होते तो हमें इतना अच्छा देश नहीं मिलता, जहाँ हम आकर के इतनी शांति से शादी करते, है ना। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है, तो वही तो कैवर कौन थे, कैवर क्या थे, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इटली, हम कह सकते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न इटली। बस इतना समझ लो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना। इसके आगे हम थोड़ा सा इनके बारे में और आगे पढ़ेंगे जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे। ओके, फिर इसके बाद बच्चों गालवर्दी आते हैं। तो गालवर्दी एक बहुत अजीब टाइप के इंसान थे, गालवर्दी एक बहुत अजीब टाइप के इंसान थे, और इनका उदय सूरज के तरीके होता है, अंधेरे में जैसे सूरज उगाना, ठीक है, कोई पता नहीं था। अब की सूरज को पता होता है, टाइम पता होता है, इतना फिक्स होता है इतने बजे सूरज उगेंगे, लेकिन ये अचानक आते हैं और कैवर की बहुत मदद करते हैं। और 2 द्वीप थे, आइसलैंड थे, उन आइलैंड को जीत करके कैवर को देते हैं, वो थे सिसिली और नेपल्स, जिनको इटली, आज वो इटली है, इटली का हिस्सा है मेडिटेरियन सी में, जैसे जानते हो कि इटली का हिस्सा समुद्र के एकदम किनारे है। तो वहाँ पर 2 आइलैंड थे, उन आइलैंड को यही जीत करके देते हैं,
और ये बहुत बहादुर टाइप के थे। ये अपने सेल्फ वॉलेंटियर्स तो जैसे अब हम लोग सेल्फ वॉलेंटियर, और अगर नहीं समझ में आता तो जो अपने साइडो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना बहुत पहुँच वाले होते हैं, वो अपने प्राइवेट अपने गनर लेके चलते हैं, होते हैं ना वो जैसे बहुत बड़े टाइप के लोग होते हैं, भाई लोग होते हैं, तो अपने साथ क्या लेके चलते हैं, अपने प्राइवेट गनर लेके चलते हैं। तो वैसे सेल्फ वॉलेंटियर्स आर्म्ड, ये अपनी खुद की सेना लेकर के चलते थे, सेल्फ वॉलेंटियर आर्म लेके चलते थे, और उन्हीं के दम पर उन्होंने मतलब किसको सिसिली और नेपल्स को जीता था और कैबर को हैंडओवर किया था। तो इन्हें इस वजह से इन्हें स्वॉर्ड ऑफ इटली, बस इनसे एक ही क्वेश्चन बनेगा अगर 1 नंबर में आएगा कि स्वॉर्ड ऑफ इटली किसे कहा जाता है। बस याद रखो स्वॉर्ड ऑफ इटली किसको कहा जाता है, गालवर्दी को कहा जाता है, जिससे आप गालवर्दी को स्वॉर्ड ऑफ इटली कहा जाता है। बस इतना याद रखो। तो ये 3 रिवोल्यूशनरीज हैं, इनके बारे में थोड़ा हम और आगे पढ़ेंगे, जब हम इनके वर्क के बारे में भी स्पेशली पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में आप लोगों को और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे हम चलते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। ठीक है, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है और क्या हुआ था, कैसे हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, काफी बार पूछा गया है। आपको हम बता दें कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। ठीक है, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या पढ़ते हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बात ये करते हैं, तो पहले समझ लेते हैं कि ग्रीक है क्या। ग्रीक जानते हो, ग्रीस, एथेंस, जो भी जिन नामों से इसके बारे में जाना जाए। क्या बच्चों, यूरोप में एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर। यूरोप के हम 2 एम्पायर के बारे में बात करते हैं, एक ओटोमन एम्पायर, एक हैब्सबर्ग एम्पायर। ओटोमन एम्पायर के बारे में बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे, आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाएंगे तो थोड़ा बताएंगे कि ओटोमन एम्पायर क्या था। ठीक है, तो और एक हैब्सबर्ग एम्पायर, एक ओटोमन एम्पायर, एक हैब्सबर्ग एम्पायर। तो क्या था कि जो ओटोमन एम्पायर था ये बेटे टर्की से जनरेट होता है। ओटोमन एम्पायर की जो जनरेशन होती है टर्की से जनरेट होती है। और आपको टॉपिक के लास्ट में भी एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्या नाम था, एक लास्ट में टॉपिक है कि बाल्कन प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पर भी हमें ओटोमन एम्पायर मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये ओटोमन एम्पायर जनरेट कहाँ से होता है, टर्की से होता है। टर्की को यूरोप का बीमार कंट्री कहा जाता है, और इसका कुछ भाग एशिया में है और कुछ भाग यूरोप में है। ऐसे करके जहाँ से एशिया खत्म होता है और ये जहाँ से यूरोप स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर एक वाटर की सकरा पानी है, समुद्र है, सकरा समुद्र है, पानी में समझ लेना कि थोड़ा बहुत पानी भरा है, समुद्र है ये, जिसे पासपोरस की स्टेट ऑफ पासपोरस कहा जाता है। स्टेट ऑफ पासपोरस, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में सकरा समुद्र है, उसे क्या कहते हैं, पाक स्टेट बोलते हैं। जल डमरू स्टेट को क्या बोलते हैं, जल डमरू। जल डमरू क्या होता है, जल डमरू मतलब होता है इधर पानी बीच में सकरा पानी, दैट इज नोन एज डमरू बना देना, जल डमरू। इसे हिंदी में जल डमरू भी कहते हैं, सच में डमरू कहते हैं। तो होता क्या है, ऑलरेडी होता क्या है, ये ऐसा नैरो वाटर होता है which join 2 big water bodies, जो 2 बिग वाटर बॉडीज को जोड़ता है और 2 लैंड बॉडीज को सेपरेट करता है। देखो जैसे भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, पाक स्टेट करता है। ज्वाइन किसको करता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करता है। ये तो है ना, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को ज्वाइन करता है, और सेपरेट किसको करता है, भारत और पाकिस्तान को सेपरेट करता है। तो ऐसे वाटर बॉडीज को, ऐसे नैरो वाटर बॉडीज को स्टेट बोलते हैं, जो 2 बिग वाटर बॉडीज को जोड़ता हो और 2 लैंड बॉडीज को, लिथोस्फीयर को सेपरेट करता है। दैट इज कंसिडर्ड एज ए स्टेट, उसे हम स्टेट कहते हैं। क्लियर, दैट इज नोन एज ए स्टेट। तो क्या बोलते, तो ये हम बात कर रहे थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो ओटोमन एम्पायर था, इसमें जर्मनी से, देखो ओटोमन एम्पायर का बेटा असर पढ़ेंगे तो फिर बहुत बड़ा असर पढ़ेंगे, फिर तो हम इंडिया तक आ जाएंगे, समझ लो पढ़ते पढ़ते कि ओटोमन एम्पायर का असर क्या हुआ। ओटोमन एम्पायर थोड़ा सा बता देते हैं। ओटोमन एम्पायर क्या था, यहाँ पर जो टर्की था, टर्की का एक शहर था जिसे उस समय कुछ दुनिया कहा जाता था, बट प्रेजेंट टाइम पे उसे इस्तांबुल कहा जाता था। ठीक है, क्या था, ओटोमन एम्पायर के पहले एक रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य यूरोप का एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसे रोमन साम्राज्य कहते हैं, जहाँ पोप की प्रभु सत्ता चलती थी, सोवर्जिनिटी चलती थी। प्रभु सत्ता मतलब सोवर्जिनिटी चलती थी। बाद में ये ओटोमन एम्पायर 2 पार्टों में बट गया। एक पार्ट क्या बन गया, ये पार्ट बन गया, और एक पार्ट ये बन गया।
जिसे इसे वेस्टर्न ऑटोमन एम्पायर कहा गया, वेस्टर्न रोम कहा गया, वेस्टर्न क्या कहते हैं, तो आज ये बना हमारे ईस्टर्न क्या कहते हैं रोमन साम्राज्य, ईस्टर्न रोमन साम्राज्य। ये जो ईस्टर्न रोमन साम्राज्य की कैपिटल बनी वो क्या बनी, वही कुस्तुनतुनिया जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं, इसे इस्तांबुल कहते हैं। तो जब यहाँ पर ओटोमन एम्पायर ओरिजिनेट हुआ तो उसने इनको हरा दिया, तो ये सब लोग भाग करके कहाँ चले गए, इटली चले गए, इटली नजदीक था वहीं चले गए। तो बड़े बड़े विद्वान लोग जब इटली पहुंचे, पहले तो क्या था, भगवान भरोसे सारा काम होता था, भगवान जी हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन जब उनको दिया गया हरा तो उन्होंने कहा देखो गार्ड वार्ड उतने मदद करते हैं जब कहा हम मदद करते हैं, जब हमारा मदद करना बंद हो जाता है तो गार्ड कहते हैं भाई हम मदद नहीं करेंगे अब आपकी, जब आप खुद नहीं अपनी मदद करते तो हम क्यों करें। तो इन्होंने कहा इस वजह से आप पुनर्जागरण करो, आप अपने नॉलेज की तरफ लौटो, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ओटोमन एम्पायर हमारा जनरेट होता है कहाँ पर दोस्तों, टर्की। टर्की में क्या जनरेट होता है, ओटोमन एम्पायर। क्या ओटोमन एम्पायर किसका जनरेशन होता है, ओटोमन एम्पायर का। कहाँ पर जनरेशन होता है, टर्की में। टर्की में किसका जनरेशन होता है, ओटोमन एम्पायर का जनरेशन होता है। अब टर्की में जब ओटोमन एम्पायर जनरेट हुआ, कौन, टर्की में जब ओटोमन एम्पायर का जनरेशन हुआ तो उसने क्या किया। अब देखो ओटोमन एम्पायर ने क्या किया, ओटोमन एम्पायर ने क्या किया बच्चों कि बहुत ढेर सारे कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लिया, आपने ढेर सारे कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लिया और एक बहुत बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन किया, एक बहुत बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन किया। किसने फॉर्मेशन किया, ओटोमन एम्पायर ने। ओटोमन एम्पायर ने एक बहुत बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और उस ओटोमन एम्पायर का फॉर्मेशन जब हुआ तो देखने के लिए निकला, उसने बेटे आज के 11 कंट्रीज, आप अपनी बुक में देखेंगे तो मिलेगा आप आज से 11 कंट्रीज, जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया, टर्की, मोंटेगोमरो, ठीक है, और रोमानिया, ठीक है, ये सारे एरियाज को उसने अपने कवर में, अपने अंडर में ले लिया। अब अपने अंडर में ले लिया तो भाई सीधी सी बात है, हर एम्पायर के अपने एक दिन होते हैं। अरे कौन जानता था जब अकबर रूल करते थे कि मुगल एम्पायर का कि ये दिन आएंगे कि बहादुर शाह सेकंड जफर हाथ जोड़ के अंग्रेजों के सामने खड़े थे और ये कह रहे थे कि मेरी ज़िंदगी बख्श दो। उनके दोनों लड़कों को गोली मार दी गई थी, पता है आप लोगों को। तो वो हाथ जोड़े खड़े थे कि मेरी ज़िंदगी बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। तो कोई सोच सकता था कि वो औरंगजेब जब खड़े होते थे तो, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एम्पायर के एक दिन होते हैं। और जब अंग्रेज आए देखते थे छोटी छोटी बात में फांसी दे देते थे, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से फांसी देते थे। और हमारे फतेहपुर में एक पेड़ है, उसमें 52 लोगों के एक ही साथ फांसी में लटका दिए, उसका नाम है होगा 52 इमली, ठीक है। वो ऐसे जेल में नहीं ढूंढते थे। देखो धूमनगंज में एक पेड़ था, उसमें ढेर सारे लोगों को फांसी लटका दिए, जिसका नाम है फांसी इमली। देखो कभी जाना तो देखना, अपने घर वालों से पूछना, बताएंगे फांसी इमली का है। फिर एक चौक में नीम का पेड़ था, पता नहीं उसमें कितने लोगों को लटका दिए, ऐसे लटकाते थे, समझ गया। तो उस समय कौन सोचता था कि अंग्रेजों के खिलाफ कौन आएगा, कौन भगत सिंह आएंगे। भगत सिंह आए, उन्होंने कहा मुझे फांसी दे दो, देखो फिर तुम्हारा क्या हाल होता है। चंद्रशेखर आए, क्या हम तुमको मार गिरा देंगे, गिराए भी उन्होंने बहुत ढेर सारे लोगों को, है ना। चाहे वो सैंडर्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं, बहुत लोगों को मारे। तो सैंडर्स का, हाँ सैंडर्स को उन्होंने मारा, क्या कहते हैं, उन्होंने लाला लाजपत राय को लाठी पीट डाला था। तो बेसिक हमारे कहने का मतलब ये है कि तो उस ऑटोमन एम्पायर ने एक बहुत बड़े एरिया को अपने कब्जे में लिया और उसी का एक हिस्सा ग्रीस भी बन गया, ठीक है। ग्रीस को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब ग्रीस कंट्रोल में ले लिया तो धीरे धीरे करके वो ऑटोमन एम्पायर बेटा कमजोर हुआ। कैसे कमजोर हुआ ये आगे हम बताएंगे, जब हम आपको बाल्कन प्रॉब्लम पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि कैसे कमजोर होता है ऑटोमन एम्पायर, कैसे ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता है। तो जो ऑटोमन एम्पायर जब कमजोर होना स्टार्ट किया तो सारे कंट्री जो उसके कंपोनेंट थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी फ्रीडम डिक्लेयर कर दिया कि आप मौका है, अपने आप को अलग कर लो, अपने आप को आज़ाद कर लो, अपने आप को आज़ाद कर लो। तो उन्हीं में से ग्रीस ने भी अपने आप को आज़ादी का एक हिस्सा चलाया, ग्रीस। और वही मोमेंट ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्रीस ने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम गेन करने की कोशिश किया और एक्टिविटीज किया, मूवमेंट चलाया। तो वही मोमेंट ही ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से चला। अब आपको समझ में आया कि ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। ग्रीस एक कंट्री जिसने क्या कहते हैं किससे, ऑटोमन एम्पायर क्या था, जो कि एक क्या कहते हैं एम्पायर जनरेट हुआ, जिसने बहुत बड़े एरिया को अपने कब्जे में लिया और बहुत ज़्यादा दिन तक रूल किया। जब वो कमजोर हुआ तो ग्रीस ने अपने आप को इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया और उसी इंडिपेंडेंस के मोमेंट को हम लोग ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये तो आपको ब्लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का एक तरीका हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आती है, तो इसमें बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जब ग्रीस को अपने कब्जे में
ऑटोमन एम्पायर ने लिया तो बहुत ढेर सारे लोगों ने उसका अपोज किया, तो उनको भगा दिया गया, तो वो जाके विदेश में बस गए। तो सबसे पहली चीज़ कि ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस को वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे जो कभी ग्रीस के थे लेकिन विदेश में जाके बस गए थे, तो दे वर वेरी मच सपोर्टिंग टू द ग्रीक, ठीक है। तो अलॉन्ग विद द ग्रीक्स 1821 एंड 1825 के बीच में ग्रीक पेट्रियोट्स फाट फॉर अलॉन्ग विद द लेटर एंड गॉट द सपोर्ट ऑफ द अदर ग्रीक। और इसके बाद ग्रीस की एक बहुत पुरानी सभ्यता है ना, ग्रीस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता पढ़ते हैं ना हम लोग, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, तो बहुत पहले ग्रीस की सभ्यता भी थी और वो ग्रीस की सभ्यता का अपना एक अलग इतिहास था। और उस इतिहास को देखते हुए ग्रीस अपना अलग फ्री एग्जिस्टेंस ग्रीस का था, उसी को ध्यान में रखते हुए बेटा वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका भी उसके ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे थे। तो आप याद रखना कि यूरोप के साथ साथ मेनी अदर कंट्रीज वर आल्सो सपोर्टिंग टू द ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड दे वर आल्सो एंड द रिवोल्यूशनरी हु वर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर of the Greece patriotic persons, they were also getting the support who were living in the other countries, ठीक है, उनका भी और इसके साथ अमेरिका के लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा था। इसके बाद सबसे ज्यादा सपोर्ट लॉर्ड बायरन, याद रखना किसका सपोर्ट मिलता बच्चों, लॉर्ड बायरन नाम के एक बहुत बड़े कवि थे, क्या थे, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन, ये लॉर्ड बायरन नाम के पोएट थे और उनके पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया फॉर द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, चंदा कह सकते हैं, का पैसा कलेक्ट किया, एक तरीके से फंड कलेक्ट किया, चंदा नहीं फंड कलेक्ट किया टू कंटिन्यू द इंडिपेंडेंस वार ऑफ द ग्रीक कंटिन्यू रखने के लिए लार्ज अमाउंट में उन्होंने बेटा फंड कलेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ फीवर से हो जाती है। वो इंग्लैंड के थे, पोएट थे, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, लॉर्ड बायरन, याद रखना लॉर्ड बायरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर के लिए कि कौन से पोएट थे इंग्लैंड के जिन्होंने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए फंड इकट्ठा किया या मूवमेंट को कंटिन्यू किया, तो दैट वाज लॉर्ड बायरन क्या कहते हैं, एक पोएट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा, और बाद में उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ द फीवर से, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। फिर इन सब चीज़ों को देखते उधर आपका ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हो ही रहा था, तो हम थोड़ा सा मोमेंट पड़े, बहुत कुछ रिवोल्यूशनरीज घटनाएं हुई और इसके बाद तब जाकर के बच्चों कब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, याद रखना कौन सी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, याद रखना कौन सी, कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के जो एक ट्रीटी होती है, एक कॉन्स्टेंटिनोपल को जो एक जगह का नाम है, जो कब साइन की जाती है 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की जाती है। ये एक जगह का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, तो वहाँ पर एक ट्रीटी साइन की जाती है और उस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम मिल जाती है। ग्रीस वाज डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रीस वाज डिक्लेयर्ड बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। याद रखना, स्पेलिंग देख लेना, बुक में देख लेना, या इसमें ना समझ में आ रही तो बुक में देख लेना, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना, स्पेलिंग रट लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में हुई थी और उसके थ्रू ग्रीस को इंडिपेंडेंट मिल गई थी, किससे, ऑटोमन एम्पायर से। ग्रीस गॉट द ऑटोमन एम्पायर, ग्रीस गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल व्हिच वाज साइंड इन 1832। इसी को बच्चों हम लोग ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा आई थिंक अच्छे से। तो इस तरीके से ये बेटा ग्रीस वार ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हमने पढ़ा। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं हार्डशिप, हंगर, इकोनॉमिक हार्डशिप, हंगर एंड पॉपुलर रिवॉर्ड्स। फिर इसके बाद हम लोग रोमांटिसिज्म थोड़ा पढ़ लेंगे। रोमांटिसिज्म में मतलब रोमांटिसिज्म में हम कहानी वानी नहीं बताएंगे, बट रोमांटिसिज्म की कुछ पॉलिटिकल चीज़ें बताएंगे। ये बस समझ लेना कि अरे सर रोमांटिसिज्म वाला चैप्टर पहले पढ़ाइए, ये तो किसी हिंदी और इंग्लिश वाले लिटरेचर वालों से पूछना तो तुम्हें रोमांटिसिज्म पढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर रोमांटिसिज्म भी चलेगा तो पॉलिटिकल एंगल से चलेगा यार, ठीक है। तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ये बेटा थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक हार्डशिप, हंगर एंड पॉपुलर रिवॉर्ड्स, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप एंड हंगर, पॉपुलर रिवॉर्ड्स। इकोनॉमिक
इकोनॉमिक हार्डशिप एंड हंगर, इकोनॉमिक पॉपुलर एंड हंगर, पॉपुलर रिवॉल्ट, ठीक है। तो अब ये समझते हैं इकोनॉमिक। बच्चों बात क्या हुई कि हम लोग जानते हैं कि एक वार चला था, बहुत दुनिया में खतरनाक वार था 1914 टू 1918, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, कब से कब तक चला? 1914 से चला, 1914 से चला 1918 तक चला। क्यों चला था पता है, माहौल पहले से बना हुआ था। वही तभी क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या सर्बिया के लुटेरों ने करी क्या रहा, ठीक है, ये काम होता रहता है हमेशा। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या किसने कर डाला बच्चों? सर्बिया के लुटेरों ने कर दिया। क्यों कर दिया अभी तो हमको भी नहीं पता क्यों कर दिया। फर्नांडो उनका नाम था, ये बता दे रहे कि किसकी हत्या हुई थी। फर्नांडो, तो अब बड़ा सा नाम था लेकिन फर्नांडो इनको याद है केवल, उनका मर्डर कर दिया और पत्नी सहित कर दिया। ये तो बड़ी गलत बात है, अगर उनका भी क्या अकेले करते तो भी ठीक था। पत्नी सहित उन्होंने फर्नांडो की हत्या कर दिया। तो अब ये ऑस्ट्रिया को कैसे कर दिया उसको? ऑस्ट्रिया ने कहा अच्छी बात है, हम तुमको बता दें, तुम छोड़ेंगे नहीं। और ऑस्ट्रिया ने कर दिया सर्बिया के ऊपर अटैक। और फिर क्या था, माहौल पहले से बना था, माहौल बना था तो वही वार वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हुआ, जिसमें कहा जाता है दुनिया के लगभग 37 कंट्री ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, है ना। बाकी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे तो दुनिया का हर कोई था, हर कोई नहीं मतलब हर देश के नागरिक थे, मेरे कहने मतलब ये। लेकिन तो 1914 से 1918 का एक बहुत गंदा दौर आता है। उस दौर के बाद बच्चों क्या होता है कि दुनिया में इसी तरीके से ये वार का दौर था, फिर टेक्नोलॉजी आती है। टेक्नोलॉजी उसी तरह तेजी से, बहुत तेजी से विकसित हुई थी। टेक्नोलॉजी के दौर पर बच्चों 1929 से, ठीक है, 1931 तक एक दौर आता है जिसे ग्रेट डिप्रेशन का टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन। अब ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था बच्चों? ये बहुत ऐसा दौर था, कहा जाता है कि अमेरिका में 4000 बैंक में ताले लग गए थे। 4000 बैंक में ताले लग गए थे। और क्या हुआ था, लगभग 1 लाख फैक्ट्रीज क्लोज हो गई थी। 1 लाख फैक्ट्रीज के शटर शट डाउन हो गए थे। लोगों के पैसे के ऊपर से विश्वास उठ गया था। जर्मनी जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वार का दोषी ठहराया गया था वर्साई की ट्रीटी में, जानते बेटा वहाँ के हालात क्या थे? लोग दूध गर्म करने के लिए करेंसी जलाना पसंद करते थे। जैसे लोग आज लकड़ी दूध जलाते हैं दूध गर्म करने के लिए, लोग बेटा करेंसी, पैसे जला के दूध गर्म करते थे, क्योंकि पैसे की इतनी वैल्यू ही नहीं थी, पैसा वैल्यूलेस हो गया। ठीक है, हमको लगता है यार हमारा वीडियो कट गया हो या क्या कहते हैं वीडियो बड़ा हो रहा हो, तो इस वजह से इस टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।